अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल तलवार मोहब्बत, किस्त नंबर 26। रूम इस वक्त खिड़की के सामने खड़ी थी। इसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी। जब से इसे आसिफ नज़र ख़ान के बारे में बताया था कि वो रूस गया है, इसका दिल तब से रो रहा था। वो इसे पता नहीं क्या समझती थी। कल रात ही इसका इंतज़ार कर रही थी और वो इसे बताए बगैर रूस चला गया। एक आंसू इसके पलकों से चलकर गाल पर बिखर गया। वो एक मासूम और सच्चे दिल की मालिक थी और ज़रख़ान के लिए वो कुछ अनोखा सा महसूस करती थी जिसका इसे खुद से भी इल्म ना था। और अब इसकी हरकत ने हरून को दुख दिया था, जिसकी वजह से वो 18 साल की मासूम सी कुछ बेवकूफ़ सी लड़की रो पड़ी थी। इसने अपनी आंखों से आंसू साफ किया। अचानक दरवाज़ा खुला और कोई आंधी तूफान बना कमरे में दाखिल हुआ। हरून ने देखा तो वो एक नौजवान लड़की थी। इसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और न जाने क्या क्या था। रूम इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी, जो न जाने से इस कदर गुस्से से क्यों देख रही थी। जूलिया जो इसे मिलने के लिए पागल हो रही थी, आज जब इसे डियोल के जाने की खबर हुई तो वो पहली फुर्सत में ही रूम के पास आ गई थी। कौन है आप? हरून ने घबराते हुए से पूछा। तुम मुझे नहीं जानती, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं कौन हूँ, जूलिया ने तन फिर से जवाब दिया। हरून इसके बात समझने से कासर थी। इस लड़की को आज पहली बार देखा था। मैं तुम्हें एक बात समझाने आई हूँ, जिसे डियोल के आगे पीछे घूम रही हो ना, जिस दिन इसका तुमने दिल भर गया वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगी। जूलिया ने जहर उगलते हुए कहा। दिल तो इसका कर रहा था कि वो इस लड़की की जान ले, लेकिन डियोल का खौफ था जो इसे सब करने नहीं दे रहा था। हरून इसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। इसने तो डियोल को देखा तक ना था। ये कह रही है कि वो इसके आगे पीछे घूमती है। मैं इसके पास नहीं जाती। तो इसने हरून की बात पूरी होने से पहले काट दी थी। बकवास बंद करो अपनी, तुम इससे दूर रहो, समझी तुम? वो सिर्फ मेरा है, जूलिया चीखती हुई बोली। मैं जी को सब बताऊंगी, रूम ने रोते हुए कहा। वो इसके लहजे में खौफजदा हो रही थी। तुम इसकी रखेल हो, सिर्फ मैं बोपा नहीं जो वो तुम्हारी सुनेगा। जूलिया से रहा ना गया तो वो इसके बाजू को अपनी वैसी गिरफ्त में ले लिया। आज छोड़ो मुझे, रूम ने दर्द से कराते हुए से कहा। तुम्हारी औकात सिर्फ रखेल बनने की है, समझी तुम? जूलिया ने इसे कहा। मैं रखेल नहीं हूँ, वो तो मुझे ये सब नहीं बोलते, जो हरून ने सिसकती हुई आवाज़ में कहा। इसे जूलिया की बातों को समझ नहीं आ रही थी। वो ये समझने से भी कासर थी कि इस औरत की क्या दुश्मनी थी इससे जो वो इस तरह के रवैया अख्तियार कर रही थी। हम तो क्या कहते हैं वो तुम्हें? जूलिया ने इससे सवाल किया। वो जानती थी कि इस दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। वो मुझे बांदी बोलते हैं। हरून ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। जूलिया को इतना तो मालूम हो गया था वो लड़की इंतहा की बेवकूफ़ थी। अगर वो इसे कुछ खौफजदा कर देती तो वो सब कुछ उगल देती, लेकिन यहाँ वो एक गेम खेलना चाहती जिसे इसका शिकार भी हो जाए, वो डियोल को कान खबर भी ना हो। हाँ बांदी, वो क्या होता है? जूलिया ने शैतानियत से कहका लगा कर पूछा। वो जान गई थी कि इसे क्या करना है। बोलो ना, क्या करती हो तुम इसके पास जाकर? जूलिया ने इसे दोबारा सवाल किया, जबकि हरून खामोश थी। मैं इनके सब काम करती हूँ, वो इनके कमरे में सो जाती हूँ बस। हरून के जो समझ आया इसने जूलिया के गोश गुजार कर दिया। मेरी बात सुनो, तुम बांदी नहीं हो, तुम एक रखेल हो, जानती हो? तुम्हारे इस जी ने जलाली से तुम्हें इसीलिए लिया था कि तुम्हें अपनी रखेल बना सके। जूलिया ने शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था ये सब हरून नहीं जानती थी। वो क्या होता है? हरून ने मासूम सवाल किया। ये तुम अपनी जी से पूछना, जूलिया ने मुस्कुराते हुए इससे कहा। अपनी गिरफ्त से इसके बाजू आज़ाद करके इसके बाल ठीक करने लगी। हरून की सहमी हुई नज़रों को देखकर वो मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर इसे देखने लगी। मुझे इससे मत डरो, मैं तो मजाक कर रही थी। जूलिया ने अपना लहजा इंतहा का नरम करके इसे कहा। अब तुम अपनी जी को ये बताना कि तुम इसकी रखेल हो, कोई बांधी नहीं, वो ठीक है? हरून इसके बात पर सर इस बात में हिलाया। और ये बातें जो हमारे दरमियान हुई वो किसी को मत बताना। जूलिया ने इसे प्यार से समझाया। इस वक्त वो वैसी जूलिया नहीं लग रही थी जो हरून को मारने के दर पर थी। इसने अपने चेहरे पर एक नकाब डाल लिया था जिसे हरून समझ नहीं पा रही थी। वो मुस्कुराती हुई इसके कमरे से निकली। इसकी आंखों में शैतानियत रक्स कर रही थी। वो सोच चुकी थी कि अब इसे क्या करना है। अब ये बेवकूफ़ों पर नज़र रखने वाली थी और देखना चाहती थी कि डियोल इसे रखेल बनाकर रख रहा है या कोई गेम खेल रहा है। ये सब के साथ अगर वो इसे रखेल बनाकर साथ रखता है तो वो हरून को आसानी से रास्ते से हटा सकती थी, लेकिन अगर कोई मोहब्बत का चक्कर था तो ये कुछ और सोचना था जिससे वो डियोल उससे दूर हो जाए और डियोल जान भी ना सके। अब वो हरून को बेवकूफ़ बनाकर इसे सब पूछ लेगी और ये भी मालूम हो जाएगा कि डियोल इसके लिए क्या महसूस करता है। वो कुछ देर पहले ही रूस की माफिया लीडर्स के साथ मीटिंग करके फारग हुआ तो अब रूलिंग चेयर पर बैठा सिगार पी रहा था। आज इसकी मीटिंग बहुत अच्छी रही थी, जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ था। बस एक बात की उलझन थी कि पाकिस्तान में इनका जो साथी फौज
की ही रियासत में था वो इसे रहा नहीं कर रहे थे। अब तक इन्होंने 8 लड़कियों की लाश वार्निंग के साथ तौर पर भेज दी थी, लेकिन इनका कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। सिकंदर इनका बहुत पुराना वफादार साथी था। इसे यकीन था कि वो कोई राज इन्हें नहीं उगलेगा बल्कि अपनी जान दे देगा, लेकिन अगर वो कोई भी राज बता देता तो इनके लिए मसला खड़ा हो सकता था। ये नहीं था कि वो डर रहा था, बस वो चाहता था कि जल्द अज जल्द सिकंदर वापस आ जाए। इसे इस बात की तफ्शीश भी थी कि अगर फौज ने सिकंदर को वापस नहीं भेजा तो कोई रद्द अमल भी कोई ज़ाहिर नहीं किया। इन सारी सोचों में गुम वो एक वजूद को भूल गया था जो इसकी वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जूलिया के जाने के बाद रूम की कराहत हुई अपनी अब बाजू देखी जो इसकी गिरफ्त की वजह से सुर्ख हो रही थी। इसके दिमाग में जूलिया की बातें गर्दिश कर रही थी। वो अपने बाजू का दर्द बुलाए इस बातों को सोच रही थी। वो नहीं जानती थी कि रखेल और बांदी क्या होती है। वो सोचती थी इसे ज़रख़ान की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार था। एक तो इसे इस ख्वाब लड़ाई करनी थी, दूसरा वो इससे रखेल का मतलब पूछने के लिए बेताब रही थी, जिस सोचे बगैर कि इसे इसकी बात की कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। वो वापस आ चुका था और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हरूम से मिल नहीं पाया था। वहाँ भी वो आसफ से हरूम के बारे में दरियाफ्त करता रहा था। अभी भी वो जलाली को सारी मालूमात देकर वापस अपने कमरे में आया था। आज का सारा दिन भी इसका मसरूफ़ ही गुजरा था। कुछ सफ़र की थकावट भी थी, कुछ यहाँ का काम जो इसके ज़िम्मे था वो पूरे करके वो अपने कमरे में आया। शर्ट और ट्राउज़र पहन कर वो बेड पर बैठा ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला। इसने सामने देखा तो वो छोटी सी मासूमियत से इसे उसीली नज़रों में देख रही थी। वो हैरान था कि रात के इस पर वो जाग क्यों रही थी। रूम कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। ज़रख़ान समझ गया था कि वो गुस्सा दिखा रही है। इससे बात किए बगैर रूम बेड के पास आई और पास पड़ा तकिया उठाकर ज़रख़ान को मारने लगी। ज़रख़ान इसकी हरकत पर बुखला गया। रूम ज़ोर ज़ोर से इसे तकिए से मार रही थी। क्या हरकत है ये, ज़रख़ान ने साथ लहजे में कहा। वो इसके दोनों हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिए। हालांकि इसे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन आखिर वो ड्योल था जिसके साथ ऐसा बर्ताव किसी ने भी नहीं किया था। अब वो जो इसकी बांदी थी इसे मार रही थी, गुस्सा तो जायज़ था। रूम वो अपने हाथों को इसकी गिरफ्त में देखा। आपको शर्म नहीं आती, मुझे छोड़कर चले गए थे, रूम ने चलाते हुए कहा। बोलते हुए इसकी आवाज़ भारी होगी, वो अपने आंसू रोक ना सकी। तमीज़ से बात करो। ज़रख़ान इसके लहजे से समझ गया था कि वो किसी बात पर इतना हंगामा मचाए, लेकिन वो इस वक्त नरमी के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी, गंदे जिन, रूम ने रोती बिसुरती आवाज़ में कहा और ख़ुद इसके बेड पर बैठ के। ज़रख़ान इसको देख कर हैरान था। वो इस वक्त कोई छोटी बच्ची लग रही थी जो खिलौना ना मिलने पर रूठ कर बैठ गई थी। इसने खुद को रिलैक्स करने का अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मतलब अब तुम इस छोटी सी लड़की को मनाओगे ड्योल, ज़रख़ान ने दिल में सोचा। आप अपनी रखेल से प्यार ही नहीं करते। और रूम ने सूसू करते हुए इसे कहा, जो खुद को गुस्सा करने से रोक रहा था। इसकी बात पर हैरत ज़दा हो गया। किस रखेल की बात कर रही है? ये सब रखेल अपने मालिक के कमरे में चली गई हैं और एक मैं हूँ जो आपका इंतज़ार कर रही थी। रूम इसे खामोश देखकर दोबारा बोली। ज़रख़ान इसके अलावा रखेल इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि रूम की अगली बात पर इसकी आंखों में खून उतरा। मैं अब आपके पास नहीं आऊँगी, किसी और की रखेल बन जाऊँगी। ज़रख़ान ने इस बात पर पूरी करने की मोहलत भी ना दी थी कि इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। बकवास बंद करो अपनी। और इस कदर शिद्दत से दौड़ा था कि रूम की जान निकल गई थी। इसे अपनी धड़कन कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। एक लफ्ज़ भी बोला तो ज़ुबान काट दूंगा तुम्हारी। ज़रख़ान के साथ आवाज़ कमरे में गूंजी। इसकी आंखों इस कदर सुर्ख हो रही थी जैसे अभी इन में से खून झलक पड़ेगा। रूम जो पहले ही खौफज़दा जिसके लहजे से डर कर कांपने लगी। ये सब बातें किससे सीखी हैं तुमने? ज़रख़ान इसे झंझोड़ते हुए पूछा। वो इसे एक छोटी मासूम बच्ची समझता, लेकिन वो तो ऐसी बातें कर रही थी कि इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। क्या सोच रहा था कि वो एक हरूम बेवकूफ़ है, लेकिन इसकी बातें सुनकर इसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो बेवकूफ़ नहीं, इंतहाई बेवकूफ़ थी, जो कोई बात करने से पहले सोचती तक नहीं थी कि वो क्या कह रही है। अब भी ये सब बातें इसने न जाने कहाँ से सुन ली थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? ज़रख़ान ने इसे खामोश देखकर दोबारा सवाल किया। रूम के चेहरे से लग रहा था वो अभी अपनी सांसें खो देगी। मुझे खुद ये पता है। रूम ने लड़खड़ाते हुए जवाब। झूठ नहीं है रूम, वरना ऐसी सज़ा दूंगा कि याद रखोगी। ज़रख़ान ने साथ लहजे में जवाब दिया। वो जानता था कि वो ऐसी बात खुद से कर ही नहीं सकती थी। ज़रूर इसे ये सब ख़ास तौर पर बताया गया था। इन सब बातों में वो ये भी भूल गया था कि इसने पहली बार अपनी ज़बान से इसका नाम लिया है। इसकी सज़ा वाली बात पर रूम के रूठने खड़े हो गए थे। मुझे एक लड़की ने बताया। रूम इसके गुस्से से भरपूर आंखें देखकर सच बोल बैठी। किस लड़की ने? क्या नाम है इसका? ज़रख़ान ने इससे सवाल किया। इसका शक सही था। मुझे नहीं पता, रूम ने रोते हुए कहा। इस सारे वक्त में वो अपने बाल इसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की तकदो में लगी रही थी, लेकिन ज़रख़ान था कि बालों को छोड़ ही ना रहा था। इसका दिल तो कर रहा था कि इसकी जान निकाल दे, जो किसी और के पास जाने की बात कर रही थी। क्या बोला था इसने तुम्हें? ज़रख़ान ने इसकी गजाली आंखों में इन जो
झमकते गए मोतियों को देखकर इनके बाल अपने हाथों से आज़ाद कर दिए। वो कह रही थी कि तुम ड्योल से दूर हो, और इसने कहा कि मैं आपकी खेल हूँ, बांधी नहीं हूँ। और रूम इसकी आंखों की सुर्खी से खौफजदा होकर सारी बात बताती चली गई। ज़र खान जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे इसके माथे की रगें गुस्से से उभरती जा रही थी। वो जान गया था कि ये सब जूलिया ने किया, और अब वो जूलिया को जो सज़ा देने वाला था वो कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो इस बेवकूफ़ को अच्छी तरह सबक सिखाने वाला था, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस औरत से दूर रहोगी, बल्कि यहाँ किसी के भी आसपास नज़र ना आओ। मुझे गार्ड दैट। ज़र खान ने इसे सख्ती से समझा। वो जानता था कि इस वक्त इसने थोड़ी सी भी नरमी दिखाई तो वो इसकी बात कभी भी नहीं मानेगा। रूम ने सारा बस बात में लाया, वो तो अपने जी से लड़ाई करने आई थी, और इसने इतने बुरे तरीके से डांट दिया। ये बात सोच कर वो दोबारा रोने लगी। ज़र खान का गुस्सा था कि कम होने का नाम ले ही रहा था, लेकिन वो इसके सामने गुस्सा करके इसकी जान नहीं लेना चाहता था। वो भी आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। ज़र खान ने इसे सख्ती से वार्न दी और कमरे से निकलता चाहे। जूलिया को भी सबक सिखाना चाहता था ताकि वो इससे और रूम से दूर रहे। जूलिया इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। कुछ देर पहले से जलाली के आरामगाह में जाना था। वो तैयार हो रही थी कि ठा की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला, और जिसे वो हमेशा अपने कमरे में दिखना चाहती थी वो खून अशा नज़रों से कमरे में दाखिल हुआ। वो समझ गई थी कि रूम ने कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी। वो आंधी तूफान बना इसके करीब आया, उसके गिर्द और अपनी वहशी गिरफ्त में ले ली। डोल सच छोड़ो, जूलिया ने रुकती हुई सांसों से कहा, क्या बकवास की है तुमने हरून के साथ? ज़र खान ने इसकी गर्दन पर दबाव देते हुए पूछा। जूलिया ने दिल में हरून को मार देने का इरादा किया। वो बेवकूफ़ी से सब कुछ बता चुकी थी। इसके मना करने के बावजूद कौन हरून? और जूलिया जो झूठ का सहारा लेना चाहा। कौन हरून? वो हरून जिसको तुमने ये बताया कि वो ड्योल से दूर रहे। उसने डांटते हुए कहा, बोलो अब ड्योल तुम्हारे पास है, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ़ है? ज़र खान ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकालते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके करीब जाने की? ज़र खान ने किसी माथे पर रिवाल्वर रख दिया। जूलिया को सांप सूंघ के वो कुछ भी बोलने के काबिल ना रही। ड्योल मुझे माफ़ कर दो। जूलिया ज़र खान के पैरों में बैठ के वो इससे माफ़ी मांग ली। मैं नहीं जानती थी कि इस अमल की खबर इस वहशी को हो जाएगी, मुझे इसके लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुमने इसे ड्योल से दूर रहने का कहा, लेकिन ड्योल जब तक नहीं जाएगा वो इससे दूर नहीं जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं ड्योल, तुमसे कह रहा हूँ कि हरून से दूर रहो। अगर तुमने कोई खेल खेलने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जान इतने भयानक तरीके से लूँगा कि जलाली जिसका रोज़ाना तुम बिस्तर गर्म करती हो ना, वो कभी तुम पर थूकेगा भी नहीं। ज़र खान ने इसके बालों में अपनी मुट्ठी पर जकड़ कर अपने मखसूस सर्द आवाज़ में कहा, इसके सामने मुझे ड्योल कहने से गुरेज करो वरना तुम जानती हो मुझे। ज़र खान ने कहा और इसके सर पर झटक कमरे से निकला, जबकि जूलिया के दिल में नफरत की आग जा रही थी। इसे हरून पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि वो इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हरून, जूलिया ने इंतहाई नफरत से कहा। वो जब से इसे कमरे में छोड़कर गया था इसके आंसू से एक मिनट के लिए भी ना रुके थे। वो बैठ के ज़मीन पर बैठी मुसलसल रो रही थी। दोनों बाजू टांगों के गिर्द लपेटे वो अपने सर घुटनों पर रखे हिचकियों ले रही थी। ज़र खान अपना गुस्सा ठंडा करके कमरे में दाखिल आप इसे इस मासूमियत से भी निपटना था। हरून ने सर उठाकर ज़र खान को देखा जो अभी भी संजीदा नज़रों से इसे देख रहा था। शायद इसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। हरून को तो लग रहा था कि वो इसे सॉरी बोलेगा और इसे मनाएगा, लेकिन वो अभी अकड़ दिखा रहा। दोबारा अपना सर घुटनों पर रख गई। उठो यहाँ से, ज़र खान ने संजीदगी से कहा। वो जानता था कि इसका दिमाग चाटेगी जैसे हमेशा करती थी। जितना वो संजीदा मचोर था वो इतना ही बेवकूफ़ और ज़िद्दी थी। इससे बजाय मासूम लेकिन चालाक लड़की ने इसे नाकुच न चबवा दिए थे। मैंने कहा उठो यहाँ से। ज़र खान ने इसे अनुकूस बैठे हुए देखकर बाजू से पकड़ खड़ा किया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। हरून ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। रो रो कर इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। खामोशी से मेरी बात सुनो। ज़र खान ने इसे बेड पर बैठाया। नहीं मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। हरून ने ज़िद्दी लहजे में जवाब दिया। वो जानता था कि वो बहुत ज़िद करेगी, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि ज़र खान इसे के बगैर वजह के डांटा। अगर वो इसे इसकी बातों का मतलब सुन जाता तो वो नज़र भी ना उठा पाती। उफ, ज़र खान खुद को इस बर्दाश्त करने की तैयार कर रहा था जब वो दोबारा बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे इतना डांटा, मैंने कुछ किया भी नहीं था। वो गंदी लड़की भी मुझे डरा कर गई थी। और उनके रोते हुए से सब कुछ बताया। क्या इसने तुम्हें डराया? हर ज़र खान की बात पर झोंका। इसने मुझे यहाँ से पकड़ा था इतनी ज़ोर से। रूम ने अपने बाजू की तरफ इशारा किया। ज़र खान पे सख्त है इसके करीब आकर इसका बाजू देखने लगा। रूम के इस वक्त ढीली ढाली फ्राक पहन रखी थी। ज़र खान इसके पास बेड पर बैठ गया और इसके फ्राक का बाजू ऊपर किया तो इसके दो दयालिया बाजू नज़र आने लगी, जिसकी नज़रें चुरा कर वो इसके बाजू टटोलने लगा। वो कंधे से ज़रा नीचे से उंगलियों के सुर्ख निशान नजर आए। ये देखकर ज़र खान का दिल को कुछ हुआ। ये इसके बाजू को देखना जो नरम और मुलायम थी
وہ تو پیار کیے جانے کے قابل تھی، لیکن اسے یہاں تکلیف دی جا رہی تھی۔ وہ نشان دیکھا زرخان کا جولیا پر غصہ عیاب ہوا۔ جب تک وہ اسے ویسے ہی نشان نہ دے دے اسے سکون نہیں آنا تھا۔ وہ اٹھا، سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ اس نے اس کے اندر سے ٹیوب نکالی تو حروم یہ دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں لگانا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ حروم نے بسورتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ زرخان سے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی آفت اتنی غصے والی لگتی تھی جتنا غصہ وہ اسے دکھا رہی تھی، لیکن اس کا غصہ بھی معصومانہ تھا، جس میں وہ بدتمیزی نہیں کر رہی تھی، بس معصوم سی باتیں سنا رہی تھی۔ یہ لمحہ تھا جب زرخان کے دل نے خواہش کی تھی کاش وہ اس کی ہوتی تو وہ اسے پیار سے مناتا، اتنا پیار کرتا کہ وہ بخلا کر اپنی ساری ناراضگی بھول جاتی۔ ضد مت کرو بیبی گرل، زرخان نے اسے سمجھانے، لیکن وہ صوفے پر منہ بسور کر بیٹھی رہی۔ وہ اسے وہیں بیٹھا ہوا دیکھ کر اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ اٹھ کر صوفے کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ میں نے بولا نا مجھے آج سے بات نہیں کرنی، مجھے ماما پاپا کے پاس جانا ہے، حروم نے چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا بچے ضد نہیں کرتے، چلو آؤ میرے پاس، زرخان نے کچھ نرمی سے کہا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ اسے ٹیوب لگا دے تاکہ اس کی تکلیف کچھ کم ہو جائے۔ نہیں میں نہیں آؤں گی گندی زی۔ حروم نے اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا، صوفے کے پیچھے سے نکل کر آگے ادھر آؤ میرا بچہ، شاباش۔ زرخان اسے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ دونوں صوفے کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ زرخان چاہتا تھا کہ اسے پکڑ سکتا، لیکن وہ اسے پیار سے ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس وقت کوئی حروم کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے دیکھ لیتا تو پہلی فرصت میں ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ میں بچہ نہیں ہوں جن کہیں کہ حروم ایک بار پھر چلائی۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہیں بچہ نہیں بولوں گا، اب ادھر آؤ میرے پاس۔ زرخان اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، حروم رک کے بغیر بولی۔ وہ زرخان اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچا، حروم کو کمر سے پکڑ اپنے نزدیک کر لیا۔ چھوڑے مجھے ماما پاپا کے پاس جانا ہے، حروم چلائی، لیکن زرخان نے اسے اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا، وہ بیڈ پر لا کر بیٹھا دیا۔ چھوڑو مجھے گندے، حروم نے اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، لیکن زرخان جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اسے اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا۔ چپ، آواز نہ آئے اب، زرخان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ سوسو کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، پھر روتے رہنا۔ حروم کے بات پر اس کے دل کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ میں تمہیں بہت ماروں گا، اور زرخان نے اسے غصے سے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ دے، لیکن وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، وہ ان کی عذر ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ حروم جو ماضی خاصی عقل مند تھی، اسے ایسا لگا جیسے وہ اس کا مذاق بنا رہا۔ آپ میرا مذاق کر رہے ہیں؟ حروم چلائی، آہستہ بات کرتے ہیں بچے۔ زرخان نے اسے پھر ٹوکا جو آج چلا اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے کے در پر تھی۔ آپ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ حروم نے اس سے سوال کیا۔ زرخان اس کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے سوئے ہوئے جذبات جگانے کی پوری کوشش میں تھی۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس دن میں تم سے پیار کرنے لگا اس دن تم سنبھال نہیں پاؤ گی میرے پیار کو۔ زرخان کی غمگین آواز کمرے کی خاموشی فضا میں گونجی۔ حروم اس کی باتوں کو سمجھ تو نہ سکی، لیکن اس کی گہری غمگین آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں سنبھال لوں گی۔ حروم کی زبان غلط وقت پر پھسل گئی۔ وہ کیا بول گئی تھی یہ بھی نہیں پتا تھا۔ زرخان نے اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرا دیا۔ تمہاری چھوٹی سی جان مشکل میں پڑ جائے، زرخان نے کہا۔ اس کے بازو میں نرمی سے ٹیوب لگانے لگا۔ حروم اس کے لمس پر گھبرا گئی۔ اس نے تیز سانسوں کو محسوس کر کے زرخان نے اس کی طرف دیکھا جسے پسینہ آ رہا تھا۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، حروم جو اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کہنے لگی۔ زرخان سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے لمس سے گھبرا رہی تھی، لیکن اس کی معصومیت کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے اپنے احساسات بتا نہیں پا رہی تھی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، زرخان نے اسے کہا۔ وہ اس کی بازو چھوڑ دی۔ حروم تیزی سے اپنی آستین نیچے کرنے والی تھی جب زرخان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ یہ نیچے مت کرو، زرخان نے کہا۔ اس کے پاس سے اٹھ کے وہ ڈرار میں رکھ رہا تھا جب وہ بولی زی۔ حروم نے اسے بلایا۔ زرخان جسے آج تک کسی نے اس کے نام سے نہیں حوالے سے نہیں بلایا تھا، اس کا زی کہنا انتہائی پسند تھا۔ اس قدر محبت سے سب کرتی تھی کہ وہ اس کے قدموں میں اپنی جان بھی رکھ دیتا۔ بولو، اس نے اسے جواب دیا۔ ڈیول کون ہے؟ حروم کے سوال نے اسے چونکا دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک ہی سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بتائیے نا وہ کیسا دکھتا ہے؟ وہ خاموشی دیکھ کر دوبارہ بولی۔ کیا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا، بالکل ایک جن جیسا؟ حروم نے اپنی آواز بھاری کر کے پوچھا۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کسی بچے کو ڈراؤنی کہانی سنا رہی ہو۔ زرخان کو وہ اس وقت اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ وہ اسے جواب دیے بغیر اس کی بات سن رہا تھا۔ بولے نا، حروم نے کہا۔ ہاں وہ بہت ڈرانا، بالکل ایک جن جیسا۔ زرخان نے اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ بھی بہت پہنچی ہوئی چیز تھی جس کے پاس باتیں اتنی تھی کہ وہ سننے والا تھک جائے۔ ہاں مجھے پتا ہے، اس کے اتنے بڑے بڑے دانت ہیں اور بلیک کلر ہے۔ حروم اس کی جواب میں اسے ہی ڈرانا چاہا۔ اچھا، وہ کیا پتا ہے تمہیں اس کے بارے میں؟ زرخان نے اچھا کو لمبا کر کے اسے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ حروم اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ لوگوں کو پکڑ کر کاٹ دیتا ہے اور پھر ان کو کھا لیتا ہے۔ حروم نے آہستہ آواز میں اسے بتایا جسے کوئی راز بتا رہی ہو۔ زرخان مسکرا دیا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ زرخان نے اسے پوچھا۔
हरूम इसकी बात सुनकर गड़बड़ गई, लेकिन खुद को चालाक साबित करने के लिए बोली, मुझे पता है सब। हरूम ने कहा, हम तुम्हें पता है सब कुछ? इसने हरूम से कहा, जिसके जवाब में इसने ज़ोर शोर से सर हिलाया। वो बताया और पता है अभी वो कुछ बोलती कि ज़रख़ान ने इसे रोक दिया। मुझे मत पता, मुझे डर लग रहा है। ज़रख़ान ने अपना चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए कहा, उफ़, आप क्यों डर रहे हैं? मैं हूँ ना आपके पास। हरूम ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। ज़रख़ान ने इसके अदा पर मुस्कुरा दिया। वो इस वक्त कोई बड़ी औरत लग रही थी जो इसे एक कहानी सुना रही थी। नहीं भी, मैं तो नहीं सुनूंगा, मुझे रात को डर लगेगा। ज़रख़ान ने दोबारा कहा, ओहो, आप इधर आओ मेरे पास। रूम ने बेड पर बैठे बराबर वाली जगह पर इशारा किया। ज़रख़ान से खामोशी से देखने लगा। आओ ना, रूम ने दोबारा कहा तो वो उठकर इसके बराबर बैठ गया। रूम ने इसकी तरफ अपना रुख कर लिया। आपने ड्योल को नहीं देखा? रूम के सवाल पर वो दिल में मुस्कुरा, नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। वो तो जो झूठ से नफरत करता था, आज इस लड़के के साथ बैठकर मामूली बातों से भी झूठ का सहारा ले रहा था। देखना भी मत, वरना वो आपको कभी खा जाएगा। रूम की बात पर इसका छत फाड़ कहका कमरे में गूंजा। हा हा हा। ज़रख़ान की आंखों में हंसने के बायस पानी आ गया था। वो इसकी सोच से ज़्यादा मासूम थी, बस उम्र में ही बड़ी थी, वरना दिमाग के हिसाब से तो वो छोटी बच्ची थी। आप हंस क्यों रहे हैं? रूम ने इससे पूछा, जो ना जाने क्यों पागलों की तरह हंस रहा था। उफ, तुम बहुत मासूम हो। ज़रख़ान ने अपनी आंखें साफ की, मैं मासूम नहीं हूँ, मुझे सब पता है। रूम ने पकड़ते हुए जवाब दिया, अच्छा क्या पता है तुम्हें? ज़रख़ान ने दिलचस्पी से सवाल किया। सब कुछ। हाँ हाँ। वो अपनी बात मुकम्मल करके मुस्कुरा दिया। हाँ, अभी वो हंस रहा था कि हरूम अपने पेट पर हाथ रख कर कराई। ज़रख़ान चौंक उठा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो इसके करीब हुआ, मैं पेट में दर्द हो रहा है। रूम की आंखों में तकलीफ के बाद आंसू आ गए। ज़रख़ान इसे रोता हुआ देखकर बुखला गया। रुको, मैं मेडिसिन देता हूँ। ज़रख़ान उठा, फर्स्ट एड बॉक्स में से दवाई निकाल कर इसके हाथ करके, तुमने खाना खाया? ज़रख़ान ने इससे पूछा, जिसके जवाब में इसने रूठेपन से नफ़ी में सर हिलाया। क्या मतलब, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ज़रख़ान ने उठकर इसके करीब आ गया। मैं आपका इंतज़ार कर रही, मुझे आपका यमी खाना खाना था, वो गंदा खाना नहीं खाया जाता मुझसे। हरूम ने रोते हुए जवाब दिया और ज़रख़ान का दिल किया अपना सर दीवार पर दे मारे। तुमने कल से खाना नहीं खाया? ज़रख़ान ने धड़कते दिल से सवाल कर, नहीं, मुझे सुबह ज़रीना ने खाना दिया था, लेकिन मैंने अब खाना नहीं खाया। हरूम ने इसे जवाब दिया, जो इसे आंख फाड़ देख रहा था। क्यों नहीं खाया, पागल हो तुम? ज़रख़ान ने गुस्से में कहा। इसे दोबारा इस बेवकूफ़ पर गुस्सा आ रहा था जो हर काम अपनी मर्जी से करती थी। मैं आपकी रखेल हूँ ना, इसलिए आपके साथ खाना खाऊंगी। हरूम ने इसे अपना नया शोशा छोड़ा। शट अप। ज़रख़ान गुस्से से दौड़ा। हरूम इसके दड़ा पर सहम के वो चबीके ही बगैर बाहर निकल गया। वो खाने का कहकर कमरे में आया। सामने देखा दोबारा मुंह फुलाए बैठी थी। क्या मुसीबत है ये? ज़रख़ान ने इसे दिल में सोचा। खुद को हौसला देता हुआ इसके करीब बैठकर हरूम ने खामोशी से मुँह फेर लिया। ज़रख़ान जानता था अब दोबारा वो इससे नाराज़ हो गई है। इसने हरूम का हाथ थाम लिया। मेरी बात सुनो हूर। ज़रख़ान ने इसे पुकारा। हरूम जो नाराज़ थी फुले हुए मुँह से इसकी तरफ देखने लगी। ये लफ्ज़ जो तुम बोलती हो ना, ये गंदा लफ्ज़ है, बच्चे नहीं बोलते। ज़रख़ान इसे नरमी से समझाना चाह क्यों, वो लड़की तो कह रही थी कि ज़रख़ान ने इसकी बात काट दी। वो गंदी लड़की थी, तुम्हें बुरी बातें सिखा रही थी। ज़रख़ान इसे बताया वो कौन थी? हरूम के सवाल थे जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जो वो समझने के बजाय सवाल कर रही थी। ये सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो, तुम ऐसी बातें नहीं करोगी और खेल लफ्ज़ तो बिल्कुल नहीं बोलोगी। ज़रख़ान ने इससे कहा। रूम ने ज़ोर शोर से सर हिलाया। फिर वो आपकी क्या लगती है? रूम ने एक और सवाल किया। ज़रख़ान जो कोई जवाब देने वाला था, वो दरवाज़ा खटखटाने के बाद खामोश हो गया। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो मुलाजिम खाना लेकर खड़ा था। चलो अब खाना खाओ। ज़रख़ान ने इसे कहा। वाओ, कितना यम्मी है, रूम ने एक्साइटमेंट में कहा। ज़रख़ान मुस्कुरा दिया। अब ये सारा फिनिश करना, ज़रख़ान ने कहा और टेबल पर खाना लगाने लगा। आपने खाया लिया? रूम के सवाल पर वो इसकी तरफ देखने लगा। वो इसे बता देता कि इसने खाया लिया है तो वो एक नया मास खुल जाता। नहीं, मैंने भी नहीं खाया। ज़िंदगी में पहली बार इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। आप भी मेरा पेट खा रहे थे? और रूम ने इसे सवाल। ज़रख़ान सर उस बात में हरूम की आंखों की चमक वो हैरान रह गया। आप? हरूम की बात इसने दोबारा टोक दी। बिल्कुल चुप, खाना खामोशी से खाते हैं। ज़रख़ान इसके लबों पर उंगली रखकर खामोशी से करवाया और ये लम्हा दोनों के दिलों में धड़कन तेज़ कर चुका था। ज़रख़ान अपनी उंगली पर इसकी लबों की नरमाहट महसूस करके अपने दिल को संभाल ना पाया और रूम को इसके लम्स की शिद्दत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो भी घबरा गई और छोटे छोटे नवाले खाने लगी। ज़रख़ान जो खाना खा चुका था, इसकी नाराज़गी के डर से दोबारा खाना खाने इसके लिए बहुत मुश्किल। क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रही है? रूम इसके सवाल किया जो आस्ती से खाना खा रहा था। नहीं, कुछ नहीं, तुम खाओ ना। ज़रख़ान इसके प्लेट में चावल डाले। आपको खाने में क्या पसंद है? रूम ने इससे सवाल किया। खाना खा लो, फिर बातें करेंगे। ज़रख़ान ने इसे चुप करवाया जो सवाल करके इसे पागल कर देने के दर पति। रूम बसोरगी वो इसे बात पर टोकता था जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो खाना खाकर फारग हुए तो रूम दोबारा बेड पर बैठ के इसे बताए
آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ حروم نے دوبارہ اسے سوال کیا۔ وہ جان گیا تھا وہ بات نہیں چھوڑتی انسان کا دل۔ زرخان نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں حروم کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ زرخان کی پرسرار آواز و لہجے سے وہ سوالیہ مگر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، آپ ایسے کھا سکتے ہیں، آپ ڈیول تھوڑی ہیں۔ حروم نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا، میں ہی ڈیول ہوں بیبی گرل۔ زرخان اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ اس کی آواز اس قدر سرد تھی کہ حروم کو اپنی جان نکلتی محسوس نہیں۔ آپ تو ذی ہیں، حروم نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سے جواب دیا۔ اگر میں ابھی تمہیں یہاں سے کاٹ کر کھا جاؤں تو؟ زرخان نے اس کی شہرگ پر اپنا انگوٹھا چلاتے ہوئے کہا۔ حروم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے۔ زرخان اس کے دیکھ کر اس کی گردن پر جھکنے ہی والا تھا جب حروم کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ حروم نے چیختے ہوئے اسے دور دھکیلا۔ وہ ساتھ ہی زرخان کا شرارت سے بھرپور کہا، ہاں کتنی ڈرپوک ہو تم۔ وہ کہہ لگاتا ہوا اس کے پاس سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حروم اس کے پاس بیٹھتا دیکھ کر بیڈ سے اٹھنے والی تھی جب اس نے اس کے بازو تھام لیے۔ چھوڑیں مجھے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، حروم نے چلاتے ہوئے کہا۔ اف آستہ، تم تو کان پھاڑ دیتی ہو۔ زرخان نے اپنے کان پر ہاتھ رکھے اسے کہا جو اب اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اتنا ڈرایا میں مرنے لگی تھی۔ حروم نے اسے روتے ہوئے کہا، اسے مرنے کی باتیں مت کیا کرو ورنہ میں تمہیں ماروں گا۔ زرخان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب لیا۔ حروم کے چہرے پر زرخان کی گرم سانسیں پڑ رہی تھی۔ وہ اب دوبارہ اس کی قربت میں کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا حور، میں ڈیول کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے۔ زرخان نے اسے کہا جو اب چپ چاپ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ حروم کی صبح اپنی بازو چھڑوا کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ اگر اب مجھے تنگ کیا تو میں آپ کو ڈیول کے پاس چھوڑ آؤں گی، سمجھے؟ حروم کے غصے سے اسے سمجھا اس کی دھمکی پر زرخان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ نہیں تم ایسا مت کرنا، زرخان نے ڈرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ حروم نے رعب سے پوچھا۔ وہ جو اسے رعب سے تم بول رہی تھی۔ زرخان کی بات پر کھڑبڑا گئی۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ حروم نے اپنی بات کو درست کیا۔ زرخان اس کے پاس دل نہ تھا، یہ جذبات تھے، اس کے لیے یہ سوال مشکل ثابت ہوا۔ مجھے کچھ کھٹی کچھ میٹھی چیزیں پسند ہیں۔ زرخان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جو اس کی بات کو سمجھ نہیں سکی۔ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ حروم ایسی ڈش سوچنے لگی جو کھٹی میٹھی ہو۔ بالکل تم جیسے۔ زرخان کی بات وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ آنے پر اس کے گال انگار ہو گئے۔ زرخان اسے خوبصورت منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم شرما رہی ہو؟ زرخان کو سوال سر جھکا گئی۔ وہ اسے اپنا سر تھوڑا نیچے کر کے دیکھنے لگا جو اب بچی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا ہے، یہ بھی کبھی بیوقوف لگتی ہے اور کبھی اس طرح سمجھدار بن جاتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا۔ نہیں تو، حروم نے لڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ حروم کو اپنی باتوں سے کنفیوز کر دیا کرتا تھا۔ اب بھی وہ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ شرما گئی تھی۔ تو تم ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ دوبارہ بولی، آپ یہاں کیا کام کرتے ہیں؟ حروم کے سوال پر اسے خاموش ہونے پر مجبور کرتے۔ آپ برے لوگوں کو مارتے ہیں نا، جیسے اس گندے جلالی کو مارا تھا، مجھے ٹچ کر رہا تھا۔ حروم نے اپنی طرف سے اخذ کیا اور جواب بولا، زرخان نے مختصر جواب دیا، پتہ ہے ہمارے کالج کے باہر بھی ایک گارڈ تھا جو ایسے برے لوگوں کو مارتا تھا۔ حروم دوبارہ پٹر بولنے، اچھا تو میں اس گارڈ جیسا ہوں؟ زرخان نے اسے سوال کیا۔ ہاں نہیں، وہ تو اتنا موٹا تھا، اس نے اتنی بڑی مونچھیں تھی۔ تو حروم نے کہہ لگا کر اس کے گارڈ کا حلیہ بتا دو، میں کیسا ہوں؟ زرخان کے دل میں نہ جانے کیا خیال ہے کہ وہ اس سے پوچھ پٹا۔ وہ جانتا تھا کہ حروم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ آپ تو بہت پیارے ہو، ہینڈسم بھی، بالکل ایک ہیرو جیسے۔ حروم نے اس کی طرف دیکھ کر بتایا۔ زرخان کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اگر وہ جان جاتی کہ وہ کیا ہے تو اسے دنیا کا سب سے بدصورت انسان کہتی۔ جی، حروم نے اسے پکارا۔ زرخان نے اس کی طرف دیکھا۔ میں گھر کب جاؤں گی؟ آپ نے بولا تھا کہ آپ مجھے واپس بھیج دیں گے، حروم نے سردی سے پوچھا۔ زرخان اس کے چہرے پر سردی دیکھنے لگا۔ شاید نہیں، یقیناً آپ اپنے ماں باپ اور گھر کی یاد آ رہی تھی۔ میں جلد واپس بھیج دوں گا تمہیں۔ زرخان نے اسے ایک جھوٹی امید دلائی۔ اصل میں وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ آپ واپس جائے گی یا بھی نہیں۔ تمہیں اپنے ماما پاپا کی یاد آ رہی ہے؟ زرخان نے اسے خاموشی دیکھ کر پوچھا۔ مجھے بہت یاد آتی ہے ان کی۔ حروم کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے۔ زرخان اس کا نچلا ہونٹ پائے جاتا دیکھ کر بکھلا گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب رونے کی تیاری کر چکی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک ٹائیگر ہے، زرخان نے اسے بتایا۔ اصل میں وہ اس کا دماغ کسی اور بات میں لگانا چاہتا تھا تاکہ وہ افسردہ نہ ہو، اور ہوا بھی یہ کہ وہ رونے ہی والی تھی کہ اس کی بات پر چونک گئی۔ کیا اصلی والا؟ حروم نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں بڑی بڑی کر کے پوچھا۔ ہاں نا، اصلی والا، زرخان نے جواب دیا۔ ہاں، کہاں ہے وہ؟ حروم نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ لگا کر حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں تمہیں کل دکھا کر لاؤں گا، زرخان نے اسے بتایا۔ نہیں، وہ مجھے کھا جائے گا۔ حروم کی اس کے قریب آ گئی جسے ٹائیگر اس کے پاس آ گیا ہو۔ نہیں، وہ اس انسان کو کھاتا نہیں ہے، وہ اسے برا لگتا ہے، وہ اسے کھاتا ہے، زرخان نے جواب دیا تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ وہ اس کا خود
के करीब आना भी देख चुका था, लेकिन इग्नोर कर गया। मैं इसे अच्छी लगूंगी। हरूम ने से सवाल का हाँ जरखान का जवाब पर सुकून होगी। इसने कहाँ से लिया था वो हरूम ने इसे सवाल का। जरखान जानता था कि वो सवाल ख़त्म ना होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। वो मुझे एक जंगल में मिला था। जरखान ने इसे बताया। जंगल में? जरखान ने इसकी बात काट दी। मैं सब बताता हूँ। जरखान ने इसे खामोश करवा दिया। मैं जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। वहाँ वो छोटा सा चीता मुझे नजर आया। वो बिल्कुल छोटा सा था। हरूम की जुबान फिर ना रुकी। हाँ बिल्कुल छोटा सा, तुम्हारी तरह। जरखान ने इसे जवाब दिया। वो बहुत डरा हुआ था। इसके पाँव पर चोट लगी थी। मैं इसके पास गया, इसे अपने साथ ले आया। फिर वो मेरे साथ रहने लगा और वो बोल रहा था। जब इसे अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ, इसने सर झुकाकर देखा तो हरूम का सर इसके कंधे पर था। शायद वो सो गई थी। उसने इसकी पलकें देखी जिनसे कोई जनपश नहीं हो रही थी। शायद वो इसकी बात सुनते सुनते सो गई थी। जरखान ने इसका सर अपने कंधे से उठाया, पास पड़े तकिए पर रखकर इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। ब्लैंकेट डालते हुए इसकी नज़र इसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। इस वक्त वो एक मासूम बच्चा लग रही थी। हरूम की बारी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। इन पर एक नशा था जो इसके सर पर सवार होता जा रहा था। इसने हरूम के चेहरे पर आए बाल अपने पोरों से इसके कान के पीछे कर दिए। इसके नरम और मुलायम गाल जरखान के दिल की धड़कन तेज कर रही थी। इसे अपनी सांसें उठती हुई महसूस हुई तो वो साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाकर बालकनी में चला गया। अब इसकी रात यहीं गुजरनी थी। इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिसे कम करने के वो सिगरेट पीने लगा। और वो जिसने इसे बेचैन किया तो वो बड़े इश्तियाक से इसके बेड पर आराम से सो रही थी। कहानी का आगाज़ हो चुका था, जहाँ एक को अपने जज्बात का इल्म हो चुका था, दूसरा अपने बचपने में, मगर खुद को जान नहीं पा रहा था। जूलिया इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। इसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। पास ही एक मुलाजमा इसके कंधे पर पट्टी बांध रही थी जिसमें से खून निकल रहा था। सुबह न जाने वो बला कहाँ से आ गई थी। वो जालिम इसे जख्मी करके चलता बना वो सो रही थी जब जरखान इसके कमरे में आया और इसके बाजू से पकड़े अपने सामने गिरिया। जूलिया के सामने सारी दुनिया घूम गई। अभी वो इसे होश आता कि जरखान के बड़ा हुआ थप्पड़ इसके दुनिया में हिला गया। वो ये समझ ना सकी कि उसे क्या हुआ है। कल तो वो इसे वार्न कर गया था, लेकिन आज किस बात का गुस्सा था वो इसे की तरफ मार रहा था। वो फिर इसके सवालात के जवाब जरखान ने खुद दिए थे। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इसे छूने की? जरखान ने इसके बाजू पर कुव्वत से दबाई जहाँ इससे ने हरूम को पकड़ा था। और ड्योल छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। जूलिया ने खुद को इसकी वहशी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश की। झूठ नहीं। जरखान ने दौड़ते हुए एक और थप्पड़ रसीद किया जिस पर जूलिया की आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम गई। क्या लगता है तुम्हें तुम मुझसे झूठ बोलोगे और बच जाओगे? जरखान ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला जिसे देखकर जूलिया की जान निकल गई। तुम इसे तकलीफ दोगे, मैं बेखबर रहूँगा, ये सोचा भी कैसे? जरखान ने मुस्कुराती पूरे सरार नजरों से इसे देखकर जूलिया अपनी सरनफी में हिलाने लगी जिसमें बोलने तक की जुरात ना रही थी। जरखान ने इसके बाजू को अपने सामने किया, ब्लेड से इस पर सख्ती से काट लगाना। वो साथ ही जूलिया की दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंजी। जिसने लाख मज़ामत की लेकिन जरखान को छुड़ा ना सकी। आज के बाद इसे तकलीफ देने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जरखान ने इसे बांध कर वो कमरे से निकलता चला। इसके बाद इसे जूलिया चीखते चलाते अपने मरहम पट्टी करवा दी। वो सोच भी नहीं सकती कि ड्योल ने इसके इतनी बड़ी सजा दी है, लेकिन वो भी जूलिया थी। अब ड्योल की जिद बन चुकी थी। अब इसकी सोच लिया था कि हरूम को इसके का दर्द का बदला लेगी। वो सुबह उठी तो कमरे में कोई ना था। जरखान शायद अपने किसी काम के लिए चला गया था क्योंकि वो कमरे में एक इसकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। और खुद को इसके बेड पर देखकर हैरान हो गई। रात को शायद अपने टाइगर में बारे में बता रहा जब वो सो गई। शायद इसकी दी गई पेन कलर की वजह से नींद आ गई। उठ कर अपना दुपट्टा को गले में डालकर कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर सुनसान था। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई अपने कमरे में आगे जरीना जो इसका इंतजार कर रही थी हरूम को कमरे में दाखिल होता देख कर उठ खड़ी हुई। कैसी हो मेरी जान? जरीना बेचैनी से पूछा। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, हरूम ने इसे जवाब दिया। जरीना जो उसे देख रही थी इसके बाजू पर सुख निशान देखकर वह चौंक गई। हरूम, ये तुम्हें जी ने मारा है? जरीना ने परेशानी से पूछा। अरे नहीं, वो क्यों मारेंगे? वो तो एक औरत आई थी कल, इसने मुझे मारा था। हरूम ने इसे मुख्तसर बात बताई।